कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 2। मीरा नाव में सर हिला देती है और वह से जाने लगती है तो यशवीर उसकी कलाई पकड़ उसे वापस वहीं खड़ा करता है। मीरा उसके हाथ को देखती है, फिर उसे। यशवीर अपने उसे रुक कर जवाब क्यों नहीं दिया? मीरा धीरे से, क्यों दे? न जानते हैं न पहचानते हैं और 3 दिन के लिए यहाँ हैं। क्यों किसी से कुछ कह कर जाए? हटिए, हमें जाने दीजिए। यशवीर उसका हाथ छोड़ देता है। मीरा वहाँ से उसके बगल से निकल जाती है। यशवीर के दिमाग में बस उसकी बातें घूम रही थी। 3 दिन के लिए यहाँ हैं। वो बस उसकी बातें के बारे में सोच रहा था। अब आगे। शाम का वक्त था। मीरा जब कमरे से बाहर आती है तो सारे लेडीज बैठी वहाँ मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि आज मेहंदी की रस्म थी। नीचे हॉल में ढोलक बज रहे थे और मिताली कुछ बगल की लड़कियों के साथ ठुमके लगा रही थी। योगिनी जी नजर मीरा पर जाती है। योगिनी, मीरा आओ बेटा, आप भी मेहंदी लगा लो। मीरा हाँ में गर्दन हिला कर वहाँ बैठ जाती है। उसके हाथों में एक मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी लगाने लगती है। वो एकटक अपने मेहंदी को देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है। वो इधर उधर देखने लगती है। पूरी जगह वो अपनी नज़रें घुमा देती है पर उसे कोई नहीं देखता। उसका वहम समझ वो वापस पाने मेहंदी की तरफ देखने लगती है। योगिनी, यस आना, तुझे भी शगुन की मेहंदी लगानी है। उसकी बात सुन मीरा उसके आवाज़ के दिशा में देखती है तो ऊपर रेलिंग से अपने हाथ टिका कर यशवीर बस उसे ही देख रहा था। वो 2 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखने लगती है, फिर अपने नज़र हटा देती है। यशवीर, नहीं माँ, आप सब ही लगाओ, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से मीरा को देखते हुए अपने कमरे के तरफ चला जाता है। योगिनी, क्या करूँ मैं इस लड़के का? सब औरतें उनके बात पर हंसने लगती है। बस मीरा को कहीं खोई हुई थी। उसकी मेहंदी पूरी लग जाती है तो वो इधर उधर सब को हंसते मुस्कुराते नाचते हुए देखने लगती है। वो आज पहली बार कोई वेडिंग अटेंड कर रही थी। अगली सुबह सब इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि यशवीर की उपटन की रस्म शुरू होने वाली थी अभी, और सब गार्डन में जमा हुए थे। सबके बीचों बीच यशवीर बैठा था, जिसने सफ़ेद कुर्ते के साथ पेंट और पीला दुपट्टा अपने गले से घुमाकर पहना हुआ था। वो डेसिंग लग रहा था। उसके गाल और हाथों में योगिनी जी आके उपटन लगाती हैं, फिर सब एक एक कर लगाते हैं। इन सब के बीच भी यशवीर का चेहरा भाव ही नहीं था। अभी वहाँ पर पीले रंग के कुर्ते और पेंट में गले में नेट का पीला रंग का दुपट्टा डाले मीरा वहाँ आती है। यशवीर की नज़र उस पर जाती है। तभी मिताली उसके सामने आकर उसके गाल पर उपटन लगा लेती है। यशवीर का ध्यान उसके तरफ चला जाता। मिताली वहां से मीरा के पास जाकर उसके गाल पर वहीं हाथ से उपटन लगाकर, मीरा तुम क्यों ऐसी सूखी सूखी हो? सब उसके हरकत पर मुस्कुराने लगते हैं। मीरा उसे घूर कर देखती है तो मिताली वहां से भाग जाती है, पर किसी ने वो नोटिस नहीं किया जो यशवीर ने नोटिस किया। मिताली ने उसके गाल पर लगी उपटन के हाथ से ही मीरा के गाल पर लगाया। ये देख यशवीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे हल्दी लग रही थी। सब लोग उसे आकर हल्दी लगा रहे थे। शाम तक उनका ये प्रोग्राम चलता है जहाँ सब गानों में नाचते खेलते सब एंजॉय कर रही थी। रात के समय सब नहा धोकर हॉल में आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। डिनर लग रहा था। यशवीर के ऊपर हल्दी का रंग चढ़ा हुआ था। शादी कल होटल से होने वाली थी तो सुबह सुबह सब यहाँ से रेडी होकर भारत लेकर वहाँ से जाने वाले थे। सब खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मीरा वापस उसी बालकनी में जाती है जहाँ कल वो यशवीर से टकराई थी। वो एकटक अंधेरे को देख रही थी। मीरा खुद से, बस कल का दिन है और परसों मैं अपने हॉस्टल चली जाऊंगी, पर कल का दिन ही तो आसानी से नहीं जाएगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो शायद कुछ होने की संभावना उसे दे रही थी। वो बहुत देर तक वहीं खड़ी रहती है, फिर वह अपने कमरों में चली जाती है। तभी पीछे आड़ के खड़ा यशवीर बाहर आता है। वो कब से वहाँ खड़ा था। उसने मीरा को यहाँ आते देखा हुआ था।
उसने मीरा की बातें भी सुन ली थी, जिसे सुन उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुबह से राठौड़ हवेली में चहल पहल थी, क्योंकि वो थोड़ी देर में यहाँ से बारात निकलने वाली थी। यशवीर अपने कमरे में बैठ लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और योगिनी अंदर आती है। वो अपनी माँ को आगे देखता है, जो गुस्से से उसे देख रही थी। यशवीर, क्या हुआ माँ? योगिनी, यस, अभी 1 घंटे के तेरी बारात यहाँ से निकलने वाली है और तू बैठा काम कर रहा है। यशवीर, माँ 1 घंटा है और योगिनी उसके सामने आकर, यस, क्या तेरे शादी को लेकर तेरे दिल में इतनी भी एक्साइटमेंट नहीं है? यशवीर, अब माँ, अब क्या खुशी से नाचने लग जाऊँ? योगिनी, उसका लैपटॉप बंद कर, उठ और जा, रेडी होकर नीचे आ जल्दी। अपनी माँ की गुस्से वाली आवाज़ सुन यशवीर वहाँ से हार मान कर कॉलेज में चला जाता है। योगिनी कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद यशवीर एक पेस्टल वाइट रंग की शेरवानी पहने अपने हाथ की वॉच सही करते हुए बाहर आता है। वो अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल करता है। यशवीर, काम हो गया? आगे से केविन की आवाज़ आती है। केविन, यस सर, सब रेडी हो गया, जब आप इशारा करोगे सब शुरू हो जाएगा। यशवीर, गुड। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। यशवीर खुद को देखते हुए डेल स्माइल के साथ, अब आएगा असली मज़ा, अब शुरू होगा असली खेल, शादी वाला खेल। नीचे हॉल में सब तैयार थे, बस मिताली का इंतजार था, क्योंकि वो अभी तक नहीं आई थी। हमारे दूल्हे राजा सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे सब देख रहे थे। उनकी नज़र उनकी मीरा को ढूंढ रही थी। तभी कि किचन से मीरा अपना दुपट्टा संभालते हुए आती है। वो एकदम सिंपल तैयार हुई थी, पर वो सिंपल में भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। यशवीर अपने मन में, कोई सादगी में भी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? तभी ऊपर से मिताली अपना हैवी लहंगा संभालते हुए आती है। उसके आने के बाद सब खड़े हो जाते हैं। बाहर कार के पास यशवीर का योगिनी तिलक कर रहती है, फिर उसे कार में बैठाती है। सब एक एक कर कार में के बैठ जाते हैं। मीरा, जो मिताली के साथ बैठी थी, उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो अपने हाथ मसल रही थी। सब होटल के पास एक मंदिर में रुक पूजा करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। जोरों शोरों से और धूमधाम से यशवीर की बारात। घोड़े पर बैठा यशवीर अपने पूरी फैमिली को देख रहा था, जो खुशी से नाच रहे थे। उसका ध्यान मीरा पर जाता है, जो बगल से चलती हुई उन सबको देख रही थी। होटल में बारात पहुंचती है। मोहिनी की माँ आकर यशवीर का तिलक कर उसका वेलकम करती है। यशवीर को स्टेज पर मंडप में बैठाया जाता है, जहाँ पंडित जी उसकी कुछ पूजा करते हैं। जब पंडित जी कहते हैं कि वधू को बुलाया जाए, तब यशवीर मीरा की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर आज पहली बार कोई भाव नहीं थे। वो बस बिना किसी भाव की यशवीर को देख रही थी। दोनों की आंखें मिलती है और मीरा अपनी आंखें हटा लेती है। जब मोहिनी की माँ मोहिनी को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, तब यशवीर केविन को कुछ इशारा करते हैं। केविन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। मोहिनी की यशवीर के बगल में बैठते ही पूरे हॉल की लाइट बंद हो जाती है। सब बातें करने लगते हैं। मिस्टर चौहान, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। तभी वह एक तरफ का दीवार पर कुछ वीडियो दिखने लगता है। सब उधर देखने लगते हैं, जहाँ मिस्टर चौहान उस मोहिनी बैठे बातें कर रहे थे वीडियो में। मिस्टर चौहान, बेटा, तुझे यशवीर से शादी करनी होगी। वह यहाँ का आगे होने वाला राजा है, तुम हो रानी कहलाओगी। तुझे उसके शादी करके उसके ऊपर राज करना है। उसे अपने वंश में करो और उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दो। फिर उसके साथ नहीं रहना, उसे छोड़ देना। मोहिनी, पर डैड, मैं किसी और के साथ हूँ। मिस्टर चौहान गुस्से से, क्या है? उस लड़के के पास कुछ भी नहीं। वो अभी भी तुम्हारे पैसों पर पल रहा है और मुझे उसके आगे कुछ नहीं सुनना। और तुम यशवीर से शादी कर रही हो। ये खत्म होने के बाद वहाँ कुछ फोटो आने लगती है, जहां मोहिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और दोनों बेहद करीब थे। फिर हॉस्पिटल के पेपर, जहां साफ साफ मोहिनी के अबॉर्शन के बारे में लिखा था। ये सब होते ही वीडियो खत्म हो जाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा हो जाता है और लाइट वापस आ जाते हैं। मिस्टर चौहान गुस्से से, ये घटिया मजाक किसने किया है? ये क्या हरकत है? मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने का काम किसने किया है? यशवीर को कब का मंडक से उठ कर नीचे खड़ा हो गया था। वो करता है मैंने किया है और नाटक लग रहा है। ये सब सुन तुम्हारे बेटी के साथ मिलकर मुझे यशवीर राठौर को फंसाना चाहते थे।
से मेरे दुश्मन भी पंगा लेने के पहले 100 बार सोचते हैं। मिस्टर चौहान, यशवीर चीख कर, हुकुम सा, तुम्हारे लिए सिर्फ हुकुम सा। सब यशवीर का गुस्सा देखकर डर जाते हैं। मोहिनी अपनी जगह से उठ, यस, ये क्या हरकत है? हम तो शादी कर रहे थे ना, फिर ये सब क्यों? यशवीर डेविल स्माइल के साथ, जो लड़की पैसों के लिए अपने सगे बेटे को मार सकती है वो और कितने नीचे गिरेगी? और ऐसी नीचे गिरी हुई लड़की राठौर खानदान को नहीं सूट करती। मोहिनी, तुम खुद को समझते क्या हो जो तुम यहाँ आकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? मिस्टर चौहान, राजवीर, अपने बेटे को समझाओ, ये दो परिवार के इज्जत की बात है। वो अपने तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कर रहा है। क्या कहेंगे लोग? यशवीर राठौर बिना शादी किए मंडप से बारात वापस लेकर गए हैं। राजवीर, ये बेइज्जती अच्छी रहेगी इस शादी के बदले। सब उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। यशवीर अपने पापा की बात पर स्माइल करते हुए, और तुम्हें मेरे शादी की चिंता करने की या मेरे परिवार की बेइज्जती के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि आज तो यह मेरी शादी होगी ही। दादू, उसकी बात सुन। कैसे? क्या तुमने कोई लड़की अपने लिए पसंद की है? और हाँ तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? यशवीर, दादू, पहले नहीं थी कोई, पर अब है। सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। योगिनी जी अपने बेटे को देखने लगती है। यशवीर उनके तरफ देख हाँ में गर्दन हिला देता है और आगे बढ़ जाता है। सब उनसे देखने लगते हैं। वो जहाँ कहाँ रहा है। वो बढ़ते हुए मीरा के सामने जाकर रुकता है, जो बड़ी बड़ी आंखों से उससे देख रही थी। सब उन दोनों को देख रहे थे। यशवीर मीरा के सामने खड़े होकर, इनसे करेंगे हम शादी। उनकी बात पर सबके साथ मीरा भी हैरान हो जाती है। यशवीर बस एकटक उसे देख रहा था। उस मीरा हैरानी से उसे देख रही थी। वो उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगता है कि तभी योगिनी जी मीरा का दूसरा हाथ पकड़ उसे रोक देती है। सब उन्हें देखने लगते हैं। यशवीर अपनी माँ को देखते हुए कहता है, माँ, योगिनी, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी शादी ऐसी हो? यशवीर, मतलब योगिनी जी। यशवीर के हाथ से मीरा का हाथ छुड़ा कर उसके कंधे पकड़ मीरा को अपने तरफ कर मीरा उन्हें देखने लगती है। उसकी आंखें अब नम हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। योगिनी जी उसके गाल को छूकर, मेरी बेटी की शादी ऐसी फीकी कपड़ों में नहीं होगी। वो पूरी दुल्हन की तरह सजेगी और उसकी माँ खुद उसे तैयार करेगी। राजवीर, योगिनी, हाँ, हमने पहले ही एक गलत लड़की चुन हमारी बच्ची के ज़िंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आज ये शादी हो जाती तो पता नहीं क्या होता। और रही बात मेरा की, तो मेरी बच्ची मेरे घर में मेरे ही आंखों के सामने रहे। इससे अच्छा और क्या होगा? दादू, रघुवीर सबसे बेस्ट लहंगा और सबसे महंगे ज्वेलर अब हमारी बच्ची के लिए मंगवाए। राठौड़ की बहू बनेगी तो रॉब भी राठौड़ वाली होनी चाहिए। रघुवीर वहाँ से कॉल करने चला जाता है। योगिनी मीरा को देखती है, जो सदमे में खड़ी थी। वो उसका हाथ पकड़ उसे वहाँ से एक कमरे में लेकर जाने लगती है। मोहिनी ये सब देख चीख कर, आंटी, ये क्या हरकत है? एक 2 कौड़ी की लड़की की शादी आप यशवीर से कराना चाहती हैं? वानी, तुम्हारे जैसे गिरी हुई लड़की से लाख गुना बेहतर है हमारी मीरा। मिस्टर चौहान, भाभी जी, ये क्या तरीका है मेरी बेटी से बात करने का? तो आपके बेटी की औकात इतनी ही है? मोहिनी की माँ आवाज़ सुन सब उनके तरफ देखते हैं। मिस्टर चौहान, सुनंदा, आवाज़ नीचे। आप अपने लालच के इतने गिर गई हैं कि आपको अभी भी सही गलत नहीं समझ रहा है। आज आपकी बेटी इतनी नीचे गिर गई है कि उसके तरफ अपने सिर नीचे कर देखने में भी शर्म आती है अब। मोहिनी, मॉम। सुनंदा, मत कहो मुझे माँ, मैं तेरी कोई नहीं हूँ। इधर योगिनी जी मीरा को लेकर एक कमरे में आती हैं। मीरा बेड पर बैठी थी। वो एकटक सुनने में देख रही थी। वो कहीं खोई हुई थी। योगिनी जी उसके सामने एक चेयर पर बैठ उसके हाथ में अपने हाथ में लेती हैं। उसके ऐसे करने से मीरा होश में आती है, उन्हें देखती है। योगिनी, क्या सोच रही हो आप? मीरा, आंटी, मैं ये सब कैसे? योगिनी जी उसके हाथ अपने हाथ में कस कर पकड़ते हुए, तुम्हें पता है मेरी और राजवीर जी की शादी हमारे पापा ने तय की थी और हम सीधा शादी के दिन मिले थे। हमने एक दूसरे को पहले देखा था पर कभी बात नहीं की थी। फिर शादी के बाद जब हमने पहली बार इनसे बात की तब हमें पता चला कि हमारे पापा ने हमारे लिए कितना अच्छा हमसफ़र चुना है। इसलिए राजवीर जी का
ऐसा कहना था कि वो भी यशवीर के लिए खुद से लड़की देखेंगे, पर हमें क्या पता था कि उनकी पसंद इतनी गिरी हुई होगी। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो बात कर ही रही थी तभी दरवाज़ा नॉक होता है। योगिनी जी दरवाज़ा खोलती है। आगे मिताली खड़ी थी, उसके हाथ में बड़े बड़े बैग थे। योगिनी जी उसके हाथ में बैग लेती है। मिताली, मीरा ठीक है ना माँ? योगिनी मुस्कुराकर, हाँ ठीक है, और तुम नीचे जाओ, धूमधाम मचाओ, तुम्हारे भाई की शादी है वो एक बहुत प्यारी लड़की के साथ। मिताली वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। योगिनी जी मीरा के सामने आकर एक बैग बढ़ाकर, जाइए चेंज करके आइए। मीरा खोई हुई वो बैग लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो लहंगे और ब्लाउज पहनने आती है। योगिनी जी उसे मिरर के सामने बिठा कर, पता है जब यश ने कहा कि वो आपसे शादी करेंगे तब मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा कुछ देखा। मैं पहले दिन से ये बात देख रही हूँ, वो आपको देखते हैं और फिर अपनी नज़रें हटाते ही नहीं हैं। शायद उन्होंने पहले से ये बात ठान ली थी कि आपसे ही शादी करेंगे। मीरा उनके तरफ देखने लगती है। योगिनी की उसका मेकअप करते हैं वे। मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आप आज ये शादी कर लेती हैं तो आप कभी इस बात के लिए अफसोस नहीं करेंगी। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरी बेटी हैं और एक माँ के लिए और क्या अच्छा होगा कि उसकी बेटी उसके ही घर पर उसके सामने रहे। मीरा उनकी बातें सुन रही थी। वो उसे ज्वेलरी पहनाती है। योगिनी जी, शादी दो लोगों का मिलन है। मीरा, मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ हमेशा रहें। मैंने आपको पहली बार देखने के बाद ही सोचा था कि अगर आप कुछ दिन पहले मिलती तो मैं मेरे यश की शादी आपसे करती। पर देखो, एक माँ की बोली कभी खाली नहीं जाती। आज आप मेरे यश के लिए पूरे श्रृंगार के साथ दुल्हन के लिबास में खड़ी हैं। वो मीरा को खड़ी करती है। वो आगे आईना में खुद को देखती है, रेड ब्राउन लहंगे में, हाथ में लाल चूड़ी, मेहंदी से भरे हाथ, पूरे दुल्हन के लिबास में खड़ी थी वो। योगिनी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप ये शादी करना चाहेंगी? मैं आपको यह छोड़कर जा रही हूँ मीरा। आपका फैसला अब आपके हाथों में है। आप अपना फैसला लेकर 10 मिनट में नीचे आ जाना। वो वहाँ से उसके माथे को चूम बाहर चली जाती है। मीरा वहीं आईने में खुद को देखने लगती है। पहले से लेकर अब तक सारे सीन उसके सामने चल रहे थे। राठौड़ परिवार के आना, पूरे परिवार से मिलना, यशवीर को देखना, तब से दोनों की नज़रों एक दूसरे से हट नहीं रही थी। वो कल ये सोचकर परेशान थी कि उसके दिल में घबराहट क्यों हो रही है, और अब ये सोचकर घबरा रही थी कि आगे कैसे करेगी वो सब। यही सब सोचते हुए वहाँ खड़ा थी। नीचे योगिनी जी क्यों नीचे अकेले आते देख राजवीर जी पूछते हैं, क्या हुआ, मीरा कहाँ है? योगिनी जी, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसे समय दिया है सोचने के लिए, वो खुद आएगी नीचे अपना फैसला तय कर। सब ऊपर के तरफ देखने लगते हैं कि अभी मीरा आएगी, अभी आएगी। इस हिसाब से सब मीरा का इंतजार करने लगते हैं। यशवीर के दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था क्यों। सब यही सोच रहे थे कि मीरा आएगी कि नहीं। तभी सबके कानों में पेशाब की आवाज़ आ जाती है, जिसे सुन कोई भी समझ सकता था कि ये राजस्थानी पेशाब है। सब आवाज़ की दिशा में देखने ते हैं। ऊपर सीढ़ियों के पास खड़ी थी मीरा, जिसका चेहरा ढका हुआ था, फिर भी उस नेट के दुपट्टे के थे। उसके झुकी हुई पलकें कोई भी देख सकता था, उसका शांत चेहरा। यशवीर बस उसे देखने लगता है। उसके लिए श्रृंगार कर के खड़ी थी वो। धीरे कदम से चलते हुए नीचे उतर रही थी। जिसे ही वो आखिरी सीढ़ी उतरने वाली होती है, वैसे ही उसके सामने एक हाथ आता है। वो अपनी पलकें उठाकर देखती है तो वह आगे अपने हाथ आगे बढ़ाए यशवीर खड़ा था। वो अपनी आंखें एक तरफ कर योगिनी जी को देखती है, जो उसके पलकें झपकाकर हाँ में इशारा कर रही थी। वो यशवीर को देखते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। वो उसका हाथ कस कर पकड़ लेता है। वो मीरा को अच्छे से संभाल कर मंडप तक लेकर आ जाता है और वहाँ बिठा देता है। मोहिनी गुस्से से उनके तरफ बढ़ते हुए, तुम 2 कड़ी की लड़की मेरी जगह लेने की हिम्मत कर रही है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे यशवीर के गार्ड उसे घेर लेते हैं, जिससे
वो कैद हो जाती है। यशवीर उससे गुस्से से देखते हुए, आवाज़ नीचे और जबान संभाल कर कहना, कुछ भी वरना जबान काट दूंगा। यशवीर ने अभी भी मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। पंडित की मंत्र शुरू करते हैं। मीरा एक तक बस कुंड में जल रही अग्नि को देख रही थी और यशवीर मीरा को, जो एकदम शांत सी बैठी थी। पंडित जी दोनों को वरमाला के लिए खड़े करते हैं। यशवीर मीरा का हाथ पकड़ उसे अच्छे से खड़े करता है। दो एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। वापस बैठी कुछ रस्म होती है तो फिर पंडित जी उन्हें फेरे के लिए खड़े करते हैं। यशवीर और मीरा खड़े होते हैं। 7 फेरे लेकर दोनों 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ बनते हैं। पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के घर वालों को बुलाते हैं तो मीरा की आंख से एक आंसू गाल पर गिर जाता है। यशवीर उसका हाथ सहलाकर उसे कंसोल करता है। वानी और रघुवीर आगे आकर, हम करेंगे कन्यादान। दोनों आगे आकर मीरा का कन्यादान करते हुए, रघुवीर जी यशवीर से मेरी बच्ची का ख्याल रखना वरना छोड़ूंगा नहीं। यशवीर हल्का मुस्कुराकर, जी चाचू। मीरा के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। उनकी बात सुन। पंडित जी आगे की रस्म करते हैं। वो मंगलसूत्र पहनने कहती है। यशवीर मंगलसूत्र उसका कर मीरा को दिखाता है, जिसके आंखें अब मंगलसूत्र पर थी। यशवीर आगे उसके घूंघट में हाथ डाल उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने लगता है। उसके उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही थी। मीरा की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके ऐसे देख यशवीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो उसके मांग में सिंदूर भरता है और उसके कान में के पास झुककर, हमारे जिंदगी में आपका स्वागत है मिसेस राठौर। मीरा उसकी बात सुन उसके तरफ आंख उठाकर देखती है तो यशवीर उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। शादी संपन्न हुई ये सुन दोनों होश में आते हैं। सब तालियां बजाने लगते हैं। दोनों अपनी जगह से खड़े होते हैं। यशवीर उसका हाथ पकड़ उसे नीचे लेकर आता है। एक हाथ से उसका लहंगा संभालता है। दोनों को ऐसे देख परिवार के सब लोग के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों सबसे पहले दादू के पास आते हैं और दोनों उनके पैर छू कर आशीर्वाद लेते हैं। दादू यशवीर का कंधा थपथपा कर, हमेशा खुश रहो, और मीरा के सर को सहलाते हुए, सदा सुहागन रहो और हमेशा खुश रहो। दोनों फिर राजवीर और योगिनी के सामने जाकर उस पैर छूते हैं। योगिनी मीरा को अपने सीने से लगाकर, तुम्हें मैं कोई दुख नहीं आने दूंगी। तुम मेरी बेटी की तरह भी थी और अभी भी बेटी की तरह ही हो। मीरा की आंखें नम हो जाती है। योगिनी ना में सर हिला देती है। फिर दोनों रघुवर, वीर और वानी के पैर छूते हैं। दोनों उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। मिताली आगे आकर मीरा के गले लग, मेरी जान, आज मैं इतनी खुश हूँ तुझे बता नहीं सकती। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी मेरे भाई के साथ हुई है और वो मेरी भाभी बन गई। अब हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। मीरा उसके बात पर उसे देखने लगती है। मिताली उसके फिर से गले लग जाती है। वो यशवीर के गले लग, भाई मैं बता रही हूँ ये मेरी जान है, इसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यशवीर, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मीरा उसकी बात सुन उसे देखने लगती है। विहान सामने आकर मीरा के पैर छूने झुकता है। मीरा पीछे हो जाती है, जिसके वजह से वो यशवीर से टकरा जाती है। उसके पीठ उसके सीने से लग जाती है। मीरा ध्यान नहीं देती पर वो विहान की बड़ी आंखों से देखने लगती है। मीरा, आप क्या कर रहे हैं भैया? विहान मुस्कुराकर, भाभी आप मुझसे अब रिश्ते में बड़ी हो गई, इसलिए मैं पैर छूने तो बनता है। पंडित जी, वधू को अपने वर का भी आशीर्वाद लेना चाहिए क्योंकि वो भी उनसे उम्र में बड़े हैं। यशवीर, कोई ज़रूरत नहीं है, वो बोलता है। तभी उसकी आंखें बड़ी और मुंह बंद हो जाती है क्योंकि मीरा ने उसके तरफ घूम उसके पैरों को छूकर वो हाथ सिर से लगा लिया था। यशवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? मीरा, जो उन्होंने कहा वही कर रहे हैं। उसकी एकदम धीमी और नरम आवाज़, जो उन्होंने अभी पहली बात सुनी थी, वो सुन सब उसके तरफ देखने लगते हैं। तभी सब अपने मुंह पर हाथ रख हैरानी से आगे देखने लगते हैं, जहां मीरा के सामने यशवीर झुककर उसके पैर छू रहा था और वो हाथ अपने सिर पर लगाता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। सबके मुंह खुले थे। यशवीर सबको देखता है। पंडित जी, क्या किया ये? यशवीर, अब मेरे घर के लक्ष्मी के पैर छूने तो पड़ेंगे ही। मीरा उसे देखने लगती है। योगिनी मुस्कुराने लगती है। वानी, चले अब घर में हमारी बेटी का धूमधाम से स्वागत करने पर पहले सब खाना खा लो।
योगिनी जी और बाकी सब हाँ कहते हैं। सारे मेहमान खाना खाने चले जाते हैं। मोहिनी गुस्से से, तुम सब मेरे खुशी को आग लगाकर यहाँ खुद खुश हो रहे हो। वैसे क्या बताएंगे दुनिया को कि चौहान परिवार की लड़की को ठुकरा कर तुमने एक अनाथ लड़की से शादी की, जिनका ना कोई स्टेटस है ना कोई पहचान, जिसे खुद नहीं पता उसके माँ बाप कौन है और वो कहाँ से आई है। उसकी बात सुन सबके चेहरे पर गुस्सा छाने लगता है और मीरा की आंखें नम हो जाती है। मीरा को इसी बात का तो डर था कि ये बात कभी ना कभी आगे जरूर आएगी। तब क्या होगा? यशवीर खबरदार एक लफ्ज़ भी बोला तो मेरी बीवी है वो अब, और उसके पीछे मेरा नाम जुड़ चुका है, इसलिए तुम उसे बोल रही हो जिसके आगे अब तुम्हारी कोई औकात नहीं है। राजवीर, पुलिस को बुलाओ और चौहान के खिलाफ कंप्लेन करो। मिस्टर चौहान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। यशवीर, पहले मैं ऐसे ही छोड़ देता पर अब नहीं। जब तुम्हारी सो कल्ड बेटी ने मेरी बीवी को इतना कुछ बोला, सबसे आप सब खाने जाइए, सबसे आप सब खाने जाइए, मैं यहाँ देख कर आता हूँ जल्दी। सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं बस मीरा को छोड़कर। यशवीर उनके तरफ बढ़ने लगता है पर किसी के खींचने के वजह से रुक जाता है। वो पीछे पलटकर देखता है तो उन दोनों के बीच का गठबंधन उसे खींच रहा था। वो देखता है मीरा अभी भी वहीं खड़ी थी। वो उसके पास आकर, हमने आपको भी जाने बोला। मीरा उसे बिना कुछ कहे गठबंधन की तरफ इशारा करती है। यशवीर उसके इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। वो अपने गले से दुपट्टा निकाल उसके गले में डाल, जाइए हम आते हैं, जल्दी आप कुछ खाइए जाकर, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मीरा उसके तरफ देखती है, फिर पलकें झपका देती है और वहाँ से धीमे कदम से वहाँ से आगे बढ़ने लगती है जिससे उसकी पैजाब शोर कर रही थी। यशवीर उसके जाने के बाद उन लोगों की तरफ पलटकर, हाँ तो क्या कह रहे थे? चौहान, देखो बेटा, तुम्हारी शादी तो हो गई और हमारी बदनामी भी हो। अब पुलिस को मत बुलाओ, हमें जाने दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे बहुत। यशवीर, तुम्हारे आधे से ज़्यादा शेयर नीचे गिर चुके हैं, वैसे भी तुम बर्बाद हो चुके हो, बाकी की कसर मैं पूरी कर दूंगा। अपने गार्ड से उठाकर दोनों बाप बेटी को फेंक दो बाहर और आंटी को आराम से उनके घर पहुंचा कर आओ। वो वहाँ से ये सब कह कर चला जाता है। मोहिनी माँ बहुत अच्छी थी, उन्हें तो ये सब पता ही नहीं था। यशवीर सबके पास चला जाता है जहाँ सब बातें कर रहे थे और मीरा एक तरफ खड़ी पता नहीं क्या सोच रही थी। यशवीर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे एक चेयर के पास लेकर जाता है, वहाँ अच्छे से बैठाता है। मीरा उसे देखने लगती है। यशवीर उसके बगल में चेयर पर बैठ जाता है। एक वेटर आकर दोनों के सामने उसके खाने की प्लेट रखता है। यशवीर मीरा को देख खाने के इशारे करता है, खाइए। मीरा थाली को देखती, कभी सबको देखती। योगिनी, क्या हुआ बेटा? मीरा ना में गर्दन हिला देती है और सिर नीचे कर शांति से खाने लगती है। यशवीर उसके खाते हुए देखता है, फिर खुद खाना शुरू करता है। सबका खाना हो जाता है। सब राठौड़ हवेली जाने के लिए तैयार थे। यशवीर मीरा का लहंगा संभाल कर उसे कार में बैठाता है, फिर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। सब अपने अपने कार के बैठ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पूरे रास्ते मीरा खामोशी से बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में बस मोहिनी का उससे अनाथ कहना ही घूम रहा था। यश उसके तरफ देखता है और उसे ही देखने लगता है। मीरा को पता था वो उससे देख रहा है, इसलिए वो अपने आंखें नीचे कर लेती है। गाड़ी राठौड़ हवेली के सामने रुकती है। यशवीर बाहर आता है और मीरा के सामने अपना हाथ आगे कर देता है। मीरा उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। उसके लहंगे को पकड़ यशवीर उसे अच्छे से बाहर निकालता है, जिसे ही दोनों बाहर आते हैं। जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। पूरा परिवार आगे खड़ा दोनों को देख रहा था। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। मीरा को लेकर यशवीर घर के सामने दहलीज पर आता है। मीरा के सामने एक कलश रखा जाता है। योगिनी जी के कहने पर वो उसे कलश को अपने पैर से गिराती है और सामने रखी आलते की थाल में अपने पैर रख अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर के अंदर आती है। योगिनी उसके सामने आकर उसके माथे को चूम, घर में आपका स्वागत है बेटा। मीरा का चेहरा जो दुपट्टे से ढका हुआ था, उसके अंदर में मीरा हल्के से मुस्कुरा देती हैं। सब एक एक कर मीरा के गले लगते हैं। मिताली उसके गले लग, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ हमारे घर में रहने वाली हो, और हाँ,
अब ये तेरा भी घर है, तो ज़्यादा शर्माने और शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। मीरा उसके बात पर मुस्कुराने लगती है। यशवीर उसके तरफ देखता है जो अब मुस्कुरा रही थी। मीरा को जब अपने ऊपर यशवीर को नज़र महसूस होती है तो वो उसके तरफ देखती है। दोनों की आंखें मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मीरा यशवीर के कमरे में बेड पर बैठी थी। उसका दुपट्टा अभी भी उसके सामने घूंघट की तरफ था। वो एकटक अपने हाथ की तरफ देख रही थी जिसने उसका सुहागन चूड़ा था, जो उसके हाथ पर सज कर दिख रहा था, जिसके वजह से उसका हाथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी वो होश में आती है जब उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो अपनी पलकें उठाकर भी ऊपर नहीं देख, क्योंकि उसे मौजूदगी से पता चल गया था कि आगे यशवीर खड़ा था और वो उसे एकटक देख रहा था। यशवीर दरवाज़ा बंद कर उसके तरफ बढ़ जाता है। उसके सामने धीरे धीरे बैठ उसके घूंघट प्यार से उठाकर उसके सिर के ऊपर रखता है। मीरा की आंखें अभी भी नीचे ही थी। यशवीर उसके चीन पर उंगली रख चेहरा ऊपर करते हुए, हमारे तरफ देखिए। उसके ऐसे कहने से मीरा अपना पलक कर उठाकर उसके तरफ देखती है। यशवीर उसके आंखों में देखते हुए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा कंफर्टेबल होकर यहाँ रहिए, आपका भी कमरा है ये, जाइए चेंज करके आइए, क्लोजेट में आपके कपड़े सेट हो चुके हैं, आप थक गई होंगी। मीरा पलके झपका कर वहाँ से उठकर धीरे कदमों के साथ वह क्लोजेट की तरफ बढ़ जाती है। यशवीर उसे जाते हुए पीछे से देखता है। मीरा क्लोजेट में चली जाती, उसके जाते ही दरवाज़ा बंद होता है। तब यशवीर इधर उधर देखने लगता है। यशवीर वहीं बैठा रहता है। आधे घंटे बाद फिर से दरवाज़ा खुलता है तो मीरा चलते हुए बाहर आती है। उसने एक सिंपल सा नेवी ब्लू और वाइट रंग का सलवार सूट पहना था, बालों को गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी। वह चलकर कमरे में आती है। यशवीर को देख वहीं रुक जाती है। मीरा को ऐसे रुके देख यशवीर उसके सामने हाथ बढ़ाकर, यहाँ आइए। मीरा उसके हाथ पकड़ उसके बगल में आके बैठ जाती है। यशवीर उसके तरफ देखते हुए, आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, जब तक आप इस रिश्ते को पूरी तरह से अपना नहीं लेती तब तक आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जैसे रहना है रहिए। बस एक बात याद रखना। मीरा उसकी बात सुन उसे देखती है। यशवीर, आप हमारी बीवी हैं, मिसेज मीरा यशवीर राठौर। उसकी बात पर मीरा के चेहरे पर हल्के से मुस्कान आ जाती है। उसे मुस्कुराते हुए देख यशवीर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो अपनी जगह से खड़े होकर, आप सो जाइए, हम चेंज करके आते हैं। वो वहाँ से क्लोसेट में चले जाता है। मीरा बेड को देखती है, फिर सोफे को देखती है, फिर अपनी जगह से उस बेड के तरफ चली जाती है। उसे लेट कर खुद को ढक लेती है, अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने सुबह से लेकर अब तक का सारी बातें चल रही थी। मीरा अपने मन में, कल तक मैं इतनी शादी किसी और के साथ सोच रही बेचैन थी, तो अब वह बेचैनी खत्म कैसे हो गई? क्या इसलिए कि मैं चाहती नहीं थी कि इनकी शादी किसी और के साथ हो? यह सोचते हुए वो नींद के आगोश में चली जाती है। यशवीर जब क्लोजेट से बाहर आता है तब वो मीरा को सोए हुए देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। कमरे में पूरा अंधेरा था, बस एक छोटी लाइट ही जल रही थी। आधी रात को जब यशवीर का काम होता है तो वो अपने हाथ पैर फैला कर अंगड़ाई लेता है। आगे सीधा ध्यान मीरा पर जाता है जो आराम से मासूम सी शक्ल लिए सो रही थी। वो अपना लैपटॉप बंद कर उसके पास बेड के तरफ आता है और दूसरी तरफ लेट जाता है। एक तरफ होकर मीरा को एकटक देखने लगता है। यशवीर मन में, फाइनली शादी हो गई आपसे, वो ये कहकर मुस्कुरा देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसको भी नींद आ जाती है। सुबह का वक्त, यशवीर की जब आंखें खुलती है तो वह बेड पर मीरा नहीं थी। वो उठकर बैठ जाता है, तभी उसके कानों में पेशाब की आवाज़ आती है। वो जैसे ही आगे देखता है वैसे ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। आगे से क्लोजेट के दरवाजे के पास मीरा खड़ी थी जो यशवीर को ही देख रही थी। वो देख रही थी यशवीर जो अभी सोकर उठा था, उसके बाल इसके माथे पर फैलने से थे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। यशवीर मीरा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता, जो पूरी तरह से लाल साड़ी में लिपटी थी, माथे के बीच में भरकर सिंदूर लगाए, गले ने हार के साथ मंगलसूत्र और
हाथ में उसकी शादी का चूड़ा और माथे पर एक छोटी सी बिंदी, वो पूरी सुहागन लग रही थी। यशवीर की सुहागन। यशवीर की दिल की धड़कन बढ़ जाती है मीरा का ऐसे अपने सामने देख। यशवीर मन में, जान लेकर मानेंगी ये आज, रेडी हो जा बेटा। यशवीर, तुझे अब ऐसे रोज झटके मिलने वाले हैं, खूबसूरत झटके। मीरा का लुक, पर ये मीरा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा आगे? क्या निभा पाएंगे दोनों शादी? क्या करेंगे अब मीरा? क्या होगा यशवीर का हाल? मीरा को ये सादगी देखकर। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए तो ऊपर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।